हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है इस नॉलेज दोस्त यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, तो हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। तो चलिए, अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, या फिर एक जागरूक नागरिक होने के नाते अगर संविधान को जानना और समझना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए ये सहायक होंगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ आप देख रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। तो इसमें आज जो मेरा पहला क्लास है, इसमें हम आज बेसिक्स जानेंगे। संविधान को पहले परिभाषा से शुरू करेंगे, फिर एक एक कॉन्सेप्ट को आसानी से सरल भाषा में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, और उसके बाद जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी वैसे वैसे एक एक टॉपिक को हम विस्तार में चर्चा करेंगे। जैसे विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है, हमारे मूल अधिकार क्या है, सरकार कैसे बनती है, गठन कैसे होता है, बाकी बहुत सारे टॉपिक हैं, आगे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम यहीं से शुरू करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ, अगर एक लाइन में, सरल अर्थों में एक लाइन में अगर संविधान की परिभाषा दें, तो संविधान एक नियम पुस्तिका है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रूल बुक। ये तो एक लाइन की परिभाषा हो गई। अब इसी परिभाषा को अगर हमको दो चार लाइन में एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करेंगे, आइए उसको भी समझते हैं। पहले एक एक लाइन की और भी मैं परिभाषा बता देता हूँ। आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, जहां आपको लगे नोट करना चाहिए बिल्कुल करिए, और जुड़े रहिए और ध्यान पूर्वक समझिए। संविधान एक नियम पुस्तिका है, कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रूल बुक, ये तो इंग्लिश में हो गया। अब एक है संविधान, एक और है संविधान। देश चलाने की एक नियम पुस्तिका है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरी, अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो सबसे आसान भाषा में, शासन चलाने वाली पुस्तक का नाम संविधान है। शासन चलाने वाली पुस्तक का नाम संविधान है। मैं बोल भी रहा हूँ इसलिए ताकि अगर आप लिख सकते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ, बोलने से भी आप लिख सकते हैं, मेरे बोलने से भी। देख के लिखने हैं तो आप देख के भी लिख सकते हैं। अब चलिए दो चार लाइन की परिभाषा हम देख लेते हैं। संविधान वह आधारभूत व्याख्या, संविधान वह आधारभूत व्याख्या है जिसके द्वारा किसी देश या राष्ट्र का शासन चलाया जाता है। यह है, संविधान वह आधारभूत व्याख्या है जिसके द्वारा किसी देश या राष्ट्र का शासन चलाया जाता है। बिल्कुल, आप चिंता करने की कोई बात नहीं, सबको हम आसानी समझेंगे। आपको नोट करना है, बिल्कुल करिए। सबको हम लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे। और एक और परिभाषा मैं बताता हूँ आपको।
एक और परिभाषा लिख सकते हैं, या कर देते हैं, या और एक और देखिए, संविधान से अर्थ या तात्पर्य। संविधान से अर्थ या तात्पर्य उन नियमों, कानूनों, विधि अथवा प्रावधानों से है जिसके आधार पर किसी एक मिनट संविधान से अर्थ उन नियमों, कानूनों, विधि अथवा प्रावधानों, सॉरी मुझे माफ करिए, प्रावधानों के, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ प्रावधानों के संग्रह से है, संग्रह से है जिसके आधार पर किसी देश या राष्ट्र का शासन चलाया जाता है। राष्ट्र का शासन चलाया जाता। ये तो हो गई आपकी परिभाषा, आप इसे नोट करिए, मैं साइड हट जाता हूँ और इसके बाद हम बहुत सारी चीज संविधान के बारे में समझेंगे, बेसिक्स एकदम, आप नोट कर लीजिए। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया है तो हम लोग आगे समझते हैं, आगे समझेंगे संविधान की विशेषता। तो चलिए आइए देखते हैं विशेषता। ये तो मार्कर काम ही नहीं कर रहा है। तो चलिए आगे समझते हैं संविधान की विशेषता, इसको भी हम लोग आराम से समझने का प्रयास करेंगे। तो विशेषता, पहली विशेषता है, यह संविधान जो है शासन की रूपरेखा निर्धारित करता है। समझते हैं कैसे करता है ये। रूपरेखा निर्धारित करता है। ये समझते हैं कैसे रूपरेखा निर्धारित करता है। मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, कोई भी असुविधा हो रही हो तो मैं क्षमा चाहूंगा। चलिए, शासन, रूल, रूल, शासन, शासन हम किस पे करेंगे पहले तो ये समझते हैं। शासन करने के लिए लोग चाहिए, जिससे क्या हो कि हमारा सार्वजनिक जीवन का संचालन ठीक ढंग से हो पाए, इसलिए भी हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। शासन से मतलब समझिए सार्वजनिक जीवन का संचालन। सार्वजनिक जीवन का संचालन, पब्लिक लाइफ। पब्लिक लाइफ,
अब देखते हैं जीव, यहाँ पे एक शब्द आ गया सार्वजनिक जीवन। अब इसको समझते हैं। तो जीवन के दो रूप हैं, दो आयाम हैं। एक है आपका निजी जीवन, एक है सार्वजनिक जीवन। इसको भी समझते हैं। निजी जीवन, अब समझने का प्रयास करते हैं। निजी जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं उसका प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो समाज या व्यक्ति पे कोई असर तो पड़ता नहीं है। अब समझते हैं कैसे। अब क्या खाएंगे, कब सोएंगे, कब जगेंगे, कहाँ घूमेंगे, अपने उद्यान में कौन सा वृक्ष लगाएंगे, ये सब अधिकार आपका है जो डेली जीवन में आपके काम आता है। इसमें शासन, सरकार या संविधान का कोई हस्तक्षेप नहीं, बल्कि संविधान हमें प्रोटेक्ट भी करती है कि भैया ये स्वतंत्रता का विषय है, ना कि शासन का। निजी जीवन स्वतंत्रता का विषय होता है, ना कि शासन का विषय होता है। आइए समझते कैसे। मान लीजिए आप अपने जीवन में, अपने घर में कुछ भी करते हैं, वहां तो सरकार, मोदी जी नहीं आएंगे बोलने कि आप क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। दूसरी चीज, वहीं अगर किसी भी परिवार में कोई अपने पत्नी या बच्चों पर अत्याचार कर रहा है तो ये मामला सीधा समाज पे तो असर डालेगा, और फिर यहाँ शासन या संविधान का हस्तक्षेप होगा। समझते हैं आगे। जैसे एक है निजता का अधिकार, ये भी हमारा एक मौलिक अधिकार है जो कि निजी जीवन के ही अंतर्गत आते हैं, और ये सुरक्षा हमें संविधान ही देती। अब सार्वजनिक जीवन है। सार्वजनिक जीवन में क्या है, सार्वजनिक अभी थोड़ा थोड़ा ही समझेंगे, नहीं बहुत ज़्यादा अगर डीपली अगर पहले ही क्लास में जाएंगे तो ऊपर से चला जाएगा, और आगे हम लोग एक एक टॉपिक को विस्तार से समझेंगे। तो आइए समझते हैं पब्लिक लाइफ। इसमें क्या होता है, यहाँ शासन की आवश्यकता के ऊपर जो हमारे सार्वजनिक हित का विषय है, जिससे मेरा सार्वजनिक जीवन, हमारा सार्वजनिक जीवन सुचारू रूप से चल सके, इसलिए हमें शासन या संविधान की आवश्यकता पड़ती है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे पब्लिक लाइफ, जैसे हमारी देश की आर्थिक व्यवस्था कैसे चलेगी। आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी, तो ये शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी, तो ये राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी, एक तो ये प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होगी, एक तो ये इसको भी समझते हैं। देश की आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी, तो इसमें हम देखेंगे कि कैसी होगी। तो हमारे टैक्स का दर क्या होगा, जीएसटी का दर क्या होगा। जैसे इसमें लिख लेते हैं टैक्स, टैक्स की दर क्या होगी, जीएसटी की दर क्या होगी, हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसे चलेगी। जैसे अभी नई शिक्षा नीति आई थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी चलेगी, जैसे इसमें सरकार का गठन कैसे होगा, या फिर पीएम कौन होंगे, सीएम कौन होंगे, राष्ट्रपति कौन होंगे। राष्ट्रपति तो निजी जीवन का विषय तो नहीं है, निजी जीवन का विषय तो ये है कि आप किसके पति होंगे, और राष्ट्रपति होने के लिए तो फिर वो तो सार्वजनिक जीवन का विषय है। जैसे लिख लेते हैं आप पीएम, सीएम, ईटीसी। अब प्रशासनिक व्यवस्था, किसकी नियुक्ति होगी, किसकी नहीं होगी, कहीं जाति रंग भेद के आधार पे सरकार नियुक्ति तो नहीं दे रही, यहाँ भी संविधान नजर रखती है। यहाँ भी है कि कैसे कौन, जैसे मान लीजिए कौन डीएम बनेगा, कौन क्लर्क बनेगा, या कोई अधिकारी कैसे बनेगा। आप लोग चाहे तो इसको भी नोट करिए, हट जाता हूँ फिर समझेंगे।
सॉरी, नोट करिए आप लोग। एक बार और आप समझ लीजिए, निजी जीवन वो है जिससे हमारे दैनिक क्रियाकलाप से समाज या किसी व्यक्ति पर कोई असर न पड़ता हो। और दूसरी सार्वजनिक जीवन, जिसमें हमारे सामूहिक हित का विषय हो, जैसे शिक्षा व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, ये सब चीज़ें। निजी जीवन स्वतंत्रता का विषय होता है, न कि शासन का विषय होता है, परंतु सार्वजनिक जीवन वही शासन का विषय होता है। मान लीजिए सार्वजनिक जीवन में शासन अनुशासन नाम की कोई चीज़ न हो, तो आप समझिए कि लाइफ की स्थिति क्या होगी, जीवन की दशा क्या होगी, देश की दिशा दशा क्या होगी। इसलिए हमें संविधान की ज़रूरत पड़ती है। और हम लोग दूसरी व्यवस्था भी समझने का प्रयास करेंगे। ये मैं इसको साफ कर देता हूँ। और नोट ना है नहीं कर पाए आप लोग, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। अभी हम लोग बेसिक समझ रहे हैं, अभी थॉट्स का बम्बार्टमेंट होगा, अगर डीपली अगर हम लोग जाएंगे कुछ क्लियर नहीं होगा, सर के ऊपर से चला जाएगा। जैसे जैसे हमारी हर क्लास आगे बढ़ेगी, हर टॉपिक को हम लोग विस्तार में समझेंगे, एकदम विस्तार में, एक एक आर्टिकल को भी विस्तार में समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं। देखिए संविधान जो है, यहाँ लिख देते हैं, यह सरकार के यह सरकार के अधिकार और सीमाएं तय करता है। अधिकार और सीमाएं तय करता है। यहाँ पे भी हम कुछ चीज़ें समझेंगे, फिर उस चीज़ को विस्तार से एज ए इंडिविजुअल टॉपिक हम लोग बाद में समझेंगे। जैसे समझते हैं कैसे संविधान जो है सरकार के अधिकार और सीमाएं तय कैसे करता है, ये भी हम समझेंगे। जैसे देख लीजिए, संविधान के जो होते हैं ये तीन स्तंभ होते हैं। संविधान के तीन स्तंभ हैं। एक है आपका विधायिका, एक है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। इंग्लिश में कहेंगे लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका को जुडिशरी। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेता हूँ। विधायिका ये जो है कानून बनाने का काम करती है, जैसे हमारे संसद विधानसभा ये कानून बनाते हैं। अभी इतना ही समझिए, बाकी ये सब एक एक टॉपिक है जिसको हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे, समझेंगे।
तो इतना ही समझिए, ये कानून बनाने का काम करती है, ये कानून लागू करने का, जमीनी स्तर पे कानून को लागू करने का काम करती है न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम है जो भी कानून बने हैं उसकी जांच परख करना, उसका सही व्याख्या करना, कहीं वो हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, ये कानून संविधान के सिद्धांत के अनुकूल है कि नहीं, कहीं संविधान के सिद्धांत के विपरीत तो नहीं है। ये सब काम जो है देखना जुडिशरी का काम है। ये तीन संविधान के स्तंभ हैं, ये तीनों जो है संविधान के स्तंभ है। इसको भी हम लोग विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। आज पहली क्लास है, मैंने कहा था कि बेसिक्स जानेंगे, थोड़ा थोड़ा जानेंगे, बाद में उसी को विस्तार से समझेंगे। अब आगे समझते हैं। मान लीजिए, अब मान लीजिए, हाँ, इन सब का जो स्रोत है संविधान ही है, सबको पावर संविधान ही देती है। अगर देश में कोई भी संस्था से लेके सरकार तक कोई भी कानून बनाए, उसका स्रोत संविधान ही होगा, उसके अनुकूल ही चलना है। अब समझते हैं, आइए आगे। मान लीजिए कि ये तीनों, मान लीजिए एक आदमी, और यहीं से आएगा शक्ति का विभाजन। संविधान जो है शक्ति का विभाजन कर, जिसको हम शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत भी कहते हैं। संविधान जो है शक्ति का विभाजन भी करती है। नहीं अगर करे तो मान लीजिए एक ही व्यक्ति को बोल दिया भैया तू कानून बना, भैया तू ही कानून बना, तू ही लागू भी कर, तू ही सजा भी दे, तीनों काम तू ही कर ले, फिर होगा क्या? फिर होगा क्या? इसका आंख भी बना देता हूँ, अच्छा लग रहा होगा आप तो। क्या होगा आप समझ सकते हैं, स्थिति क्या होगी? पहले तो आदमी बौखला जाएगा, सारा पावर इसी के पास। यहीं से डिक्टेटरशिप शुरू होता है, तानाशाही। अगर संविधान न हो तो क्या होगा आप समझ सकते हैं, या तीनों सारा चीज एक ही व्यक्ति करे तो भी क्या होगा आप समझ सकते हैं। इसलिए संविधान जो है शक्तियों को विभाजित भी करती। भैया तू ये काम करेगा, कार्यपालिका तू कानून बनाएगा, सॉरी, विधायिका कानून तू बनाएगा, कार्यपालिका तू उसको लागू करेगा, न्यायपालिका तू क्या करेगा भैया, ये तू उस कानून की जांच परख करेगा संविधान के मद्देनजर रखते हुए। तो ये चीज हुई क्लियर आपको? तो चलिए आगे समझते हैं। और एक चीज और, एक बात और बता देता हूँ आपको, ये तीनों एक दूसरे पे नजर रखते हैं कि कोई मनमानी ना कर सके। ये कानून बनाए, ये पालन करे, लागू करे और ये जांच करे, तीनों एक दूसरे पे नजर भी रखते हैं ताकि कोई भी शक्ति पाके एक सिंगल जो संस्था है वो बेकाबू ना हो जाए। अब चलिए इसको आगे भी समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। आ गया मेरा डस्टर, अगर आपको थोड़ा नोट करना है तो कर लीजिए। तो चलिए एक और एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए सरकार ये कानून बना दे कि भैया सरकार कोई भी काम कर रहा हो सोशल मीडिया पर आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे। तो अब देख रहे हैं सरकार ने कानून बनाया, आप ये समझ सकते हैं ये तो ठीक नहीं है। आपको भी लग रहा हो कि ऐसे कैसे तुम कुछ भी करो हम बोले भी ना, वो भी सोशल मीडिया के ज़माने में। तो ये जो कानून बना ये सीधा सीधा हमारे अनुच्छेद जिसको हम इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं, आर्टिकल 19 का उल्लंघन कर रहा है। तो आर्टिकल 19 क्या है? आर्टिकल या अनुच्छेद, अनुच्छेद 19
अनुच्छेद 19 को भी थोड़ा समझ लेते हैं, जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सरकार ने ऐसा कानून बनाया जो हमारे ये मूल अधिकार, ये आता है मूल अधिकार के अंतर्गत। मूल अधिकार के अंतर्गत आता है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट ये हमारे मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। हम लोग एक एक आर्टिकल को बाद में विस्तार से देंगे। अब आपको समझाने के लिए मैं ऐसे ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आप चिंता मत करना कि अभी मूल अधिकार आ गया, आगे होगा नहीं होगा, तो आप चिंता मत करिए। तो हम समझते हैं मूल अधिकार, ये हमारा मूल अधिकार, इसको इंग्लिश में फंडामेंटल राइट कहते हैं, आर्टिकल को हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। सरकार ने जो कानून बनाया कि भैया कोई हमारी आलोचना नहीं करेगा सोशल मीडिया पे, तो वो कानून किसका खंडन कर रहा है? इसका, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सीधा सीधा खंडन हो रहा है। तब सोचिए ये मामला कहाँ जाएगा? ये मामला आ गया यहाँ। अब इस कानून की जांच परख होगी भैया जो सरकार ने बनाया है। यहीं से आएगा एक और टॉपिक आपको आएगा, न्यायिक पुनरावलोकन। वो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, जो न्यायपालिका जांच परख करती है कोई भी कानून अगर बनता है। उसको भी हम लोग विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। अभी मैं हल्का फुल्का बताऊंगा आपको, ताकि बेस जो है थोड़ा बहुत समझ में आए, आपको बेसिक्स क्लियर हो। तो क्या करेगा न्यायपालिका? एक आर्टिकल और है इसके तहत, इसमें है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है या उसको कम करता है। तो ये आर्टिकल हमारे न्यायपालिका को भी शक्ति देती है कि भैया उस कानून का जांच परख करो, अगर वो हमारे अधिकारों के विरुद्ध जा रहा है उसको रद्द करो। तो इसके तहत क्या करेगा न्यायालय? इस कानून को समाप्त कर देगा। तो चलिए हम आगे समझते हैं कैसे। मैंने पहले भी बताया भी कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो हमारे मूल अधिकारों को कम करता है या समाप्त करता है। और एक चीज और, यही मैंने पहले भी बताया है, मैं एक बार फिर बताता हूँ, यहीं से आता है न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। उसको भी हम लोग समझेंगे। मैं जब तक इसे साफ कर देता हूँ। यहाँ एक पहले देख लेते हैं, चित्र बनाते हैं। सबसे ऊपर है हमारा संविधान, उसके बाद आएगा संसद और विधान सभा के कानून। यहाँ पे आ जाएगा सबसे नीचे सरकारी आदेश या कानून। सबसे ऊपर है मेरा संविधान, फिर ही कुछ है संसद या विधानसभा के कानून, सरकारी आदेश या कानून। जैसे मान लीजिए मान लीजिए 1 मिनट, सरकारी आदेश है, जैसे आपके गांव में थाना प्रभारी ने आदेश जारी किया कि थाने के आसपास सारे अतिक्रमण हटाए जाए, या फिर जो भी आप थाने के आसपास वाहन खड़ी करना मना है, जिससे यातायात की सुविधा में व्यवधान उत्पन्न होता है। तो आइए समझते हैं। तो ये तो ठीक है, यातायात की सुविधा सही से चल पाए, और ये ज़रूरी भी है। वहीं पे अगर वो आपके थाना प्रभारी बोलें कि यहाँ अमुक अमुक जाति के लोग ही पार्किंग करेंगे,
और अमुक अमुक जाति के लोग पार्किंग नहीं करेंगे, तो वहाँ तो बहुत विवाद हो जाएगा, मामला बहुत दूर तक पहुँच जाएगा। इसी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कि किसी के साथ भेदभाव न हो, या विधानसभा या संसद ही कोई कानून बनाए, वो ही अगर हमारे अधिकारों के खिलाफ है, तो संविधान ही हमें शक्ति देती है, अधिकार देती है, और संविधान ये न्यायपालिका को शक्ति देती है कि उस कानून की जांच परख करे और उसे यथासंभव तो जल्द से जल्द समाप्त करे। तो आइए समझते हैं आगे। आगे हम लोग समझते हैं, जैसा कि हमने बताया कि आर्टिकल जो भी लिखा था हमने, आर्टिकल को ही हम लोग अनुच्छेद कहते हैं। 13 खंड 2, या फिर इंग्लिश में कहेंगे 13 क्लॉज 2, 13 खंड, इसको बोलते हैं क्लॉज। इसके बाद अगर एक और आगे जैसे 1, तो इसको बोलेंगे सब क्लॉज, इसको बोलेंगे जैसे 1 उपखंड, ये हो गया खंड, इस ब्रैकेट को बोलेंगे उपखंड, इसको बोलेंगे क्लॉज, इसको बोलेंगे सब क्लॉज, सब क्लॉज। अब लोग नोट कर लीजिए। तो इसमें हमने देखा कि राज्य या सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो हमारे अधिकारों को कम या समाप्त करता हो। तो यहीं से आता है जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनरावलोकन। यहीं से आता है, यही आर्टिकल शक्ति देती है। उसको भी समझते हैं। ये क्या करता है, ये सरकार और या संसद या कोई भी कानून बनता है जो उसकी जांच परख करता है इस जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से। आपको नोट करना कर लीजिए, मैं थोड़ा हट जाता हूँ। और न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है, खास करके जो मतलब शक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही है और किसी अन्य न्यायालय को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, लोग लिख लीजिए, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। और ये जो है हमारे लोकतंत्र को तानाशाह होने से भी बचाती है। और जो है जुडिशियल रिव्यू, इसमें क्या होता है, सरकार अपनी मनमानी ना कर सके, तो कुछ भी कानून बना दिया, उसकी जांच परख के लिए है हमारी न्यायपालिका। क्या हमने बताया, यह लोकतंत्र को तानाशाह होने से भी बचाता है, सरकार को भी, और ये सुनिश्चित करता है कि देश में कानून का शासन हो, देश में कानून का शासन हो, रूल ऑफ लॉ, देश में कानून का शासन हो। तो थोड़ा बहुत हमने जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में समझा। अब इसके बाद हम समझते हैं तीसरा विशेषता। ये विशेषता है, एक से अधिक तो विशेषताएं। विशेषताएं, हम लोग तीसरा विशेषता भी समझते हैं। तीसरा विशेषता है, यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है।
अब कैसे करता है हम इसको भी समझते हैं। ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कैसे करता है। यहाँ पे भी हम आर्टिकल यानी अनुच्छेद के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहले भी देखा कि हमारे अधिकारों की रक्षा आर्टिकल 13 क्लोज 2 के माध्यम से न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से हो रही थी। अब कुछ विशेष है वो भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक है अनुच्छेद, एक अनुच्छेद है आर्टिकल 32। इसमें क्या है इसको समझते हैं। तो आर्टिकल 32 ये कहता है कि अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या उच्च सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं सीधे। आम कानून में ये होता है कि आप जिला न्यायालय से शुरू करते हैं कि पहले जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, तब तक दर्जनों जूते चप्पल, दर्जनों जूते चप्पल आपके घिस जाते हैं। आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। उसमें हम सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। आप लोग लिख लीजिए। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो आगे समझते हैं आर्टिकल 32 से क्या समझते हैं हम लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यही इसकी विशेषता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। और डॉक्टर अम्बेडकर ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा है। चलिए आप लोग लिख लिए तो मैं इसको साफ करूं। और एक और आर्टिकल है जो आर्टिकल 226 है, उसके तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। और एक लाइन की परिभाषा और है, मैं आपको बता देता हूँ। हमारा संविधान वो देश, संविधान जो है देश की मूल विधि। कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। मूल है, समझ सकते हैं, मूल विधि, सबका स्रोत वही है। और दूसरा लाइन है कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। अभी जो हम लोगों ने पिरामिड बनाया था सबसे ऊपर संविधान था, यानी संविधान से ऊपर कोई नहीं है, कोई पीएम सीएम कुछ नहीं है। सर्वोपरि सर्वोपरि संविधान ही है हमारा। चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए। और यहाँ सर्वोच्च यहाँ लिख देता हूँ ऊपर में, संविधान देश की मूल विधि। और यहाँ लिख देता हूँ फंडामेंटल। मूल विधि भी है और सर्वोच्च विधि भी है। अब आगे समझते हैं कि और भी तरीके से कैसे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है, तो भी साफ करते हैं। नोट कर लीजिए। प्लेन का शोर हो रहा है, प्लेन को जाने दीजिए, फिर शुरू करते हैं।
थोड़ा समझ लेते हैं PIL के बारे में। जनहित याचिका जिसको कहते हैं हिंदी में, PIL, उसके माध्यम से भी हमारे अधिकारों की रक्षा होती है। और वो कानून एकमात्र कानून है जिसमें आप स्वयं अगर न जा सके तो आपके लिए कोई और भी जागरूक नागरिक जा सकता है और वो PIL दायर कर सकता है न्यायालय में और आपके लिए आपकी बात रख सकता है। तो समझते हैं PIL। इसको भी समझेंगे हल्का, बाकी विस्तार से तो आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे ही। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, जनहित याचिका। ये कानून अपवाद इसलिए भी है कि जैसा कि हमने समझाया, आमतौर पर कोई भी कानून में ये होता है कि पीड़ित ही जाएगा, जिसके साथ किसी भी प्रकार का घटना हुआ है या कुछ भी हुआ उसमें पीड़ित ही जाएंगे। परंतु ये कानून ऐसे कि आपकी जगह कोई और भी, कोई जागरूक नागरिक या कोई संस्था जा सकता है। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। पहले समझ लेते हैं PIL है क्या। तो PIL ये तो हमने समझ ही लिया। इसका एग्जाम्पल समझते हैं क्या हुआ, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। PIL क्या है तो हमने समझ ही लिया। इसका मुख्य उद्देश्य होता है PIL का, जितने भी गरीब, पिछड़े वर्ग या शोषित वर्ग के लोग हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा माध्यम है, जिसके थ्रू हम लोग अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं किसी भी पीड़ित वर्ग के लिए जिसका अधिकार हनन हुआ है, जिसके अधिकार का हनन हुआ है। अगर वो खुद नहीं पहुंच सकते हैं तो उन लोगों को न्याय दिलाने में ये सहायक होती है। और PIL की जो है शुरुआत, PIL की शुरुआत भारत में कैसे हुई? भारत में कैसे हुई इसका श्रेय दो व्यक्ति को जाता है। एक हैं हमारे जस्टिस जस्टिस PN भगवती, PN भगवती। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। और दूसरे हैं R कृष्णा अय्यर, जस्टिस VR कृष्णा अय्यर, ये भी एक न्यायाधीश है। और ये न्यायाधीश होने से पहले केरल में कोई मंत्री थे। ये PIL की शुरुआत इन्होंने ही की, जो कि 1980 के दशक के टाइम में की थी, मतलब 70 के दशक के अंत में और 80 के पहले, इसलिए हम लिखे 80। नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक घटना से समझते हैं इसको। तो चलिए समझते हैं। पहले तो मैंने आपको समझा ही दिया है PIL होता क्या है। फिर से एक बार इसका मुख्य उद्देश्य होता है गरीबों और पिछड़ों
वर्गों के लिए जो खुद न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, उनके लिए कोई भी जागरूक नागरिक या संस्था पीआईएल के माध्यम से उनके लिए खड़ा हो सकता है, न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है उनके न्याय के लिए। तो चलिए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि पीआईएल कैसे दायर होती है, एक एग्जाम्पल से समझेंगे। आइए समझते हैं। जैसे एक संस्था है PUCL, PEOP, पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। हिंदी में भी लिख देता हूँ, वैसे अगर कोई हिंदी में एग्जाम दे रहा है तो ऐसे इंग्लिश में नहीं लिखना है, इसी को हिंदी में लिखना है। जैसे मैं लिख देता हूँ पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। ये एक संस्था है। तो ये एक संस्था है, तो इन्होंने क्या किया, 2001 में क्या हुआ कि राजस्थान में भीषण भुखमरी की स्थिति हो गई, और ये मामला है स्कूल में जो मिड डे मील मिलता है बच्चों को, उससे संबंधित। जो अनाज गोदामों में भरे पड़े थे, परंतु बच्चों तक उसकी पहुंच नहीं थी, समझ ऐसे ही समझते हैं। तो ये संस्था PUCL जो संस्था है, इन्होंने एक PIL दायर की। देखिए आया ना PIL का यूज, PIL दायर की न्यायालय में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अपवाद जो खुद नहीं जा सकता, वो PIL के माध्यम से इसकी जगह कोई और जाके दरवाजा खटखटा सकता है न्यायालय का। तो PIL दायर की, और उन्होंने एक ठोस तरीके से अपनी बात रखी न्यायालय में। क्या रखी? उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 के तहत जीने के अधिकार में जीने के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है। भोजन का अधिकार भी शामिल है। 2001 राजस्थान में लिख देता हूँ। जीने के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है। और आप जानते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट है। जैसे मेरा अपना फंडामेंटल राइट क्या है? फंडामेंटल राइट है हमारा 12 से 35 तक, उसमें जीवन का अधिकार भी शामिल है। तो जाहिर सी बात है उसके अकॉर्डिंग भोजन का अधिकार भी हमारा मूल अधिकार है। तो न्यायालय ने इन सब बातों को देखते हुए जो निर्णय दिया, वो बहुत ही बढ़िया निर्णय था। उन्होंने कहा 6 महीने के भीतर, उन्होंने निर्णय दिया कि 6 महीने के भीतर हर स्कूल में, हर स्कूल से मेरा मतलब है जो भी सरकारी स्कूल है और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल है, जिसको सरकारी सहायता मिलती है, उनमें बच्चों को पका हुआ भोजन मुहैया कराया जाए। पका हुआ भोजन मुहैया कराया जाए। और ये एक ऐतिहासिक फैसला था, और ये आज दुनिया का सबसे बड़ा भोजन का स्कीम है। चलिए आपको छोटा छोटा ऐसे अगर नोट करना है तो कर लीजिए, फिर एक और एग्जांपल से देखेंगे। नोट कर लीजिए, मैं साफ करूंगा फिर। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं साफ करता हूँ।
यहाँ तक समझाने में अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा करिएगा। मैं जानता हूँ हो ही गई होगी बोलने के टाइम कहीं ना कहीं। तो एक और एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और है जो कि रियल ही है। दिल्ली में सीएनजी अनिवार्य, ये भी एक केस है, इसको भी देखते हैं। 1990 के दशक में क्या हुआ कि दिल्ली में डीजल वाहन, बस, ट्रक, जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, डीजल के कारण बहुत प्रदूषण होता था एक समय पे। तो एक समय पे दिल्ली जो है दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में 90 के दशक में गिना जाने लगा। क्योंकि अभी भी कुछ खास तो नहीं है, अभी भी देखिएगा एयर पोल्यूशन हमेशा न्यूज में आता होगा। तो 1990 की हम बात कर रहे हैं, अभी थोड़ा पीछे चलते हैं। तो फिर एक पीआईएल दायर की गई, और पीआईएल दायर की किसने? प्रदूषण के कारण। पीआईएल दायर की वकील थे पर्यावरण वकील, यहाँ पे लिख देता हूँ 1990, आप समझने के लिए, आपको समझने के लिए। पर्यावरण वकील थे पर्यावरण एमसी मेहता। मेहता जी ने पीआईएल दायर की, एमसी मेहता जी ने पीआईएल दायर की। तो कोर्ट ने कुछ वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की मदद ली इस मामले में, क्योंकि मामला प्रदूषण का था। और 1998 में, तो फिर क्या हुआ? 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की जितनी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली थी, जितनी भी सार्वजनिक वाहन या सार्वजनिक वाहन प्रणाली थी, उस सब को डीजल से सीएनजी पे शिफ्ट करने का आदेश दिया। डीजल से सीएनजी पे जाने का आदेश दिया, प्रदूषण को देखते हुए। और जिससे हुआ क्या? जिससे हुआ कि दिल्ली की हवा में काफी सुधार हुई। काफी सुधार हुआ। परंतु अभी का केस तो कुछ और है। तो चलिए, हम लोगों ने, आशा करता हूँ मैं आपको बेहतर ढंग से समझा पाया होऊंगा। तो आप समझ सकते हैं कि संविधान का महत्व क्या है। मैंने बहुत कोशिश की कि आपको समझा पाऊँ, पता नहीं कहाँ तक समझा पाया, ये तो आप ही बताएंगे। और जैसे इसके बाद हम लोग समझेंगे संविधान, फिर संविधान बाद एक टॉपिक है वो भी समझेंगे। और उसके बाद संविधान और राज व्यवस्था में अंतर क्या है वो भी समझेंगे। और जनरली हम लोग मानते हैं कि संविधान और राज व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी एक ही है, जनरली आमतौर पर यही मानना है। परंतु ऐसा नहीं है, दोनों में भेद है, कुछ भेद है जो मैं आपको समझाऊंगा, और मैंने पहले भी बताया है थोड़ा बहुत। तो चलिए, आप लोगों ने हमारा साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने संविधान के महत्व को जितना मैं समझा पाया और जितना आप समझ पाए होंगे, उस हिसाब से आप देखिएगा क्या है, कितना समझ पाए आप, या मैं कितना सफल हो पाया। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और जो टॉपिक हमने बताया है अभी आपको, उस पर विस्तार से चर्चा होगी। चलिए, शुभ रात्रि, और आप सब अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में।